नमस्कार दोस्तों। एडिक्शन सुनकर हम सब के दिमाग में सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ जैसी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के एडिक्शन को रिकग्नाइज़ किया जाता है। यानी एडिक्शन को इन जनरल सब्सटेंस एडिक्शन से एसोसिएट किया जाता है। मगर दोस्तों, एडिक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी को निगलेक्ट किया जाता है, जो है बिहेवियरल एडिक्शन, जो कि सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न फॉलो करती है। एडिक्शंस नेसेसरली किसी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स या केमिकल्स की वजह से हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये नॉन सब्सटेंस रिलेटेड बिहेवियरल एडिक्शन का आइडिया स्टैंटन पीले ने अपनी किताब लव एंड एडिक्शन के थ्रू पॉपुलराइज किया था। दोस्तों, बिहेवियर साइंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से कोई भी सोर्स जो किसी को पोटेंशियली स्टिमुलेट कर सके एडिक्टिव हो सकता है। अब ये बॉडी स्टिमुलेट कैसे होती है, इसे वीडियो में आगे समझेंगे। अब दोस्तों, ये पोटेंशियली स्टिमुलेटिंग चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स, इंटरनेट, पॉर्न, जंक फूड, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि एक कंपल्सिव क्रिमिनल बिहेवियर, और एक लंबी लिस्ट है दोस्तों। यहाँ तक कि शॉपिंग और गैम्बलिंग भी एडिक्टिव बन सकती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक सर्वे के मुताबिक 5.5% मेल्स और 6% फीमेल्स कंपल्सिव बायर्स हैं। बिहेवियरल एडिक्शन को दोस्तों स्टडीज़ की लैक ऑफ कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट्स की वजह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता, और अभी तक सिर्फ गैम्बलिंग को डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में ऑफिशियली रिकग्नाइज किया गया है। दोस्तों, हमारे दिमाग में नॉर्मली एक फिजियोलॉजिकल रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है। इस रिवॉर्ड सिस्टम का काम है एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रीइंफोर्स करना, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, सेक्स एंड सोशल इंटरेक्शन। इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों कि हमारा रिवॉर्ड सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जब हमें भूख लगे हम फ्रिज की तरफ कुछ खाने के लिए दौड़ें, क्योंकि खाने के बाद वील फील गुड। इस तरह खाना प्लेजरेबल और मेमोरेबल बन जाता है, एंड इन दिस वे अ ब्रेन वांट्स इट टू डू इट अगेन एंड अगेन व्हेनेवर वी फील हंग्री। एडिक्टिव बिहेवियर इस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और हमारी नेचुरल नीड्स को पर्टिकुलर बिहेवियरल नीड्स में बदल देता है। थोड़ा बेसिक्स से समझते हैं दोस्तों। हमारा दिमाग करोड़ों न्यूरॉन्स से बना होता है, और ये न्यूरॉन्स आपस में केमिकल मैसेंजर्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, यानी उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो उसके टर्मिनल एंड में पहुंचकर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अगले न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, और इस तरह सिग्नल ट्रांसमिशन काम करता है हमारी बॉडी में। दोस्तों, इस रिवॉर्ड सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन। एंगेजिंग और इंजॉयबल एक्टिविटीज़ हमारे रिवॉर्ड सिस्टम के न्यूरॉन्स में डोपामिन रिलीज़ करती हैं, और ये डोपामिन प्लेजरेबल और रिवॉर्डिंग इफेक्ट जनरेट करता है। सो बेसिकली सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ जैसे अल्कोहल और कोई भी एंजॉयबल एक्टिविटी हमारे डोपामिन लेवल बढ़ाता है, एंड इन दिस वे वी वांट मोर ऑफ इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि न्यूरॉन्स के रिपीटेड डोपामिन एक्सपोजर से वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और धीरे धीरे उस डोज पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, और इसीलिए हमें उस एक्टिविटी को और ज़्यादा करना पड़ता है, वही सेम अमाउंट ऑफ प्लेजर फील करने के लिए। दोस्तों, डोपामिन के प्लेजर कंपोनेंट के साथ एक टॉलरेंस कंपोनेंट भी होता है, जो हमें प्लेजरेबल फीलिंग आना बंद हो जाने पर भी उस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए मजबूर करता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की जो इंडिकेट करते हैं कि आप बिहेवियरली एडिक्टेड हैं। पहला है इनएबिलिटी टू रेजिस्ट इम्पल्सेस। आप चाहते हुए भी उन अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका रीज़न है दोस्तों कि उस एक्टिविटी के एंटिसिपेशन फेज में काफ़ी ज़्यादा डोपामिन सर्ज होता है इन कंपैरिजन टू उसके एक्चुअल आउटकम से। दूसरा है गिल्ट। आप कंटिन्यू रखते हैं उसे करना जानते हुए कि वो फिजिकली और मेंटली हार्मफुल है। तीसरा है डिनायल। आप अलग अलग चीज़ों से खुद को वैलिडेट करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम का परसेप्शन चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक हेवी ड्रिंकर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल गूगल करेगा कुछ अपरेंट फैक्ट्स से खुद को वैलिडेट करने के लिए। चौथा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग एल्स। दोस्तों, ये सबसे प्रोमिनेंट और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिम्टम है। वो एक्टिविटीज़ जो अदरवाइज आपको एक्साइटिंग लगती थी, वही बोरिंग और एक बर्डन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने में अब उतना रिवॉर्डिंग फील नहीं करते जितना पहले किया करते थे, क्योंकि अब आपके पास एक ज़्यादा रिवॉर्डिंग एक्टिविटी है, जैसे पॉर्न, जिससे ज़्यादा डोपामिन सर्ज होता है, तो आप घर बैठे उसे करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दोस्तों, यही रीज़न है सोशल रिलेशनशिप्स का ख़राब होना और इंट्रोवर्सी डेवलप होना। आपकी बॉडी में उतना डोपामिन सर्ज नहीं हो पाता जो आपको प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए मोटिवेट कर पाए।
आप मेजॉरिटी टाइम उस एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज करेंगे और अपने काम, स्टडीज़, फैमिलीज़ वगैरह को निगलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि किसी भी तरह का एडिक्शन आपके सेल्फ डेवलपमेंट को कितना हैम्पर कर सकता है। पांचवा है विड्रॉवल इफेक्ट्स। दोस्तों, आप में से कई लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने ऐसी कोई आदत को नेक्स्ट लेवल रेजिस्ट करने की कोशिश की हो। कुछ सिम्टम्स जैसे शेक्स, ट्रेमर्स, वॉमिटिंग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि डोपामिन हमारे ब्रेन में इनहिबिटरी सिग्नल्स जनरेट करता है वो फीलिंग प्रोड्यूस करने के लिए, और लॉन्ग टर्म में हमारा ब्रेन इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर एक्साइटेटरी सिग्नल्स जनरेट करता है बेसिक अलर्ट स्टेट मेंटेन करने के लिए। तो जैसे ही हम उस एक्टिविटी को करना बंद करते हैं, ये अनकंट्रोल्ड एक्साइटेटरी सिग्नल्स ये सिम्टम्स मैनिफेस्ट करते हैं। और दोस्तों, डोपामिन उन एरियाज को सप्रेस करता है ब्रेन के जो एनालिटिकल थिंकिंग से कंसर्न्ड होते हैं, इसीलिए आप रूटीन एक्टिविटीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। दोस्तों, बढ़ते हुए ट्रायल्स और स्टडीज़ के चलते एक लंबी लिस्ट है ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ की, जैसे कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपी, जो बेसिकली एक टॉक थेरेपी है जिसमें पेशेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को ट्रिगर किया जाता है और उस आदत को लेके उससे रिलेटेड नेगेटिव और प्रोवोकिंग थॉट्स को ख़त्म किया जाता है। दोस्तों, दूसरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं एपिजेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और मेडिकेशंस। एपिजेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ से अपना जीन एक्सप्रेशन चेंज करना, मगर दोस्तों ये स्ट्रैटेजीज़ मेडिकल या प्रोफेशनल कंसल्टेंसी डिमांड करती हैं। बात करते हैं उन चीज़ों की जो आप अपने पर्सनल लेवल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे अंडर वैल्यूड और अंडर एस्टिमेटेड प्रैक्टिस है जिसे लॉन्ग टर्म में करने से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देखने मिल सकते हैं। एक हार्वर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट की स्टडी के मुताबिक मेडिटेटर्स के कॉर्टिकल एरिया की थिकनेस ज़्यादा देखने को मिली नॉन मेडिटेटर्स के कंपैरिजन। इसका मतलब उनका सेंसरी और कॉग्निटिव एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इससे उन्हें एक नेचुरल हाई फील होती है बिना किसी एडिक्टिव बिहेवियर के। लेटली मैंने भी मेडिटेशन करना शुरू किया है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं। आई कैन टेल यू इट विल बी वर्थ स्पेंडिंग 15 मिनट्स अ डे। दूसरा है ग्रुप थेरेपी। दोस्तों, इसको आप रेसिडेंशियल लेवल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप अपने कुछ दोस्त या रिलेटिव्स जो सेम प्रॉब्लम से कोप अप कर रहे हों अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कोपिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर सकते हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है फेवरेबल आउटकम्स अचीव करने के लिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है दोस्तों सोशल इंटरैक्शन। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रूस अलेक्जेंडर का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है द रैट पार्क एक्सपेरिमेंट इस पॉइंट को समझाता है। इसमें उन्होंने सबसे पहले चूहों को आइसोलेटेड अलग अलग केज में रखकर सब में 2 कंटेनर्स रखे, एक में सिर्फ पानी और एक में पानी जिसमें कोकेन ऐड किया गया था। देखा गया दोस्तों कि 100% चूहों ने ड्रग्ड पानी प्रेफर किया और टाइम बीइंग ओवरडोज के कारण मर गए। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने अगले एक्सपेरिमेंट में थोड़ा अलग अप्रोच लिया। उन्होंने कोई दूसरे ड्रग पर एक्सपेरिमेंट करने की जगह उस आइसोलेटेड केज सेटिंग को ही चेंज कर दिया। उनने एक रैट पार्क बनाया जिसमें चूहों की एक कम्युनिटी इंडिपेंडेंट रह सके, सोशलाइज कर सके और आपस में मेट कर सके। दोस्तों, इस सेटिंग में एक रिमार्केबल रिजल्ट देखने को मिला जिसमें मेजॉरिटी चूहों ने प्लेन वाटर पीना प्रेफर किया और ओवरडोज की वजह से मोर्टेलिटी थी 0%। फॉर्चुनेटली दोस्तों, उस समय एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल इंसानों में देखने मिला। वियतनाम वॉर में 20% यूएस ट्रूप्स हेरोइन कंज्यूम करते थे। एक्सपेक्टेड था कि वॉर ख़त्म होने के बाद ड्रग एडिक्ट्स का नंबर बहुत बढ़ जाएगा, मगर दोस्तों कुछ उल्टा ही देखने को मिला। वॉर के बाद जब पीस और सोशल हार्मनी रिस्टोर हुई, 95% लोगों में कोई विड्रॉल इफेक्ट्स नहीं देखने मिले। तो दोस्तों, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट पोटेंशियल ट्रिगर्स हो सकते हैं किसी भी एडिक्शन के, खास करके इस टाइम में जब सोशली इंटरैक्टिव होना पॉसिबल नहीं है। आप दूसरी स्ट्रैटेजीज से उन हैबिट्स को अवॉइड करें जो एडिक्टिव बन सकती हैं। इन सारे फैक्ट्स को सुनने के बाद आई होप आप अपने बिहेवियरल पैटर्न को एक्नॉलेज करेंगे। ये फैक्ट कि आप एक विशियस साइकिल में खुद को धकेल सकते हैं जिसमें से बाहर आना आगे जाकर बहुत मुश्किल बन सकता है, इटसेल्फ एक मोटिवेशन बन सकता है उन सब आदतों को छोड़ने का। लास्ट में ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि कैसे और क्यों कोई हार्डकोर एडिक्ट बन सकता है, और हम ये एज्यूम करने लगते हैं कि उस इंसान के कोई मॉरल प्रिंसिपल्स या विल पावर नहीं है। दोस्तों, एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसे केवल अच्छे इंटेंशन या विल पावर से नहीं छोड़ा जा सकता।
आई होप हम सब इस वीडियो को देखने के बाद एडिक्शन को किसी मॉरल एथिक्स या कैरेक्टर प्रेफरेंस से नहीं जोड़ेंगे और इसे एक साइकोलॉजिकल सफरिंग की तरह ट्रीट करके एक दूसरे की काउंसलिंग और हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि की गई बातें किसी की मदद कर सकें। शुक्रिया दोस्तों।